नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कोई कह रहा है ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गया है, कोई कह रहा है ट्रंप बोर हो गया है। उसके बयानात को देखेंगे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि असल में वो प्लान क्या कर रहा है, और कई बार ये लग रहा है कि उसके पास असल में कोई प्लान है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप लगातार ये कह रहा है कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो लेकर अमेरिका में आएगा। ईरान को किसी भी हालत में अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। अब ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और ईरान से कई सारे ऐसे बयान आए हैं जिनसे आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि ईरान किसी भी हालत में अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। कल रशिया का एक बयान आया जिसमें पुतिन ने कहा कि हम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रख सकते हैं। आपको याद होगा जब ईरान के विदेश मंत्री वहां गए थे, रशिया गए थे, तब मैंने कहा था कि यह बातचीत रशिया और ईरान के बीच में हो सकती है कि कुछ वर्षों के लिए, 10 साल 15 साल के लिए ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रशिया में रह जाए। जब रशिया के राष्ट्रपति यह बयान दे रहे हैं तो मेरी जो आशंका थी वो सही साबित हो रही है कि यह बात हो सकती है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम रशिया में रख दे, लेकिन अमेरिका को किसी हाल में अपना एनरिच्ड यूरेनियम ईरान नहीं देने वाला है। और उधर अमेरिका से जो बयान आ रहे हैं वो और मजेदार है। ट्रंप कह रहा है कि हम किसी भी हालत में ले आएंगे एनरिच्ड यूरेनियम, और ट्रंप के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उनका कहना है कि अमेरिका के पास कोई ऐसा प्लान है ही नहीं। अमेरिका के पास कोई ऐसा प्लान है ही नहीं कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से हम कैसे लेकर आएंगे और कहां रखेंगे और क्या करेंगे। कोई प्लान नहीं बनाया गया, यानी सारी बात हवा में चल रही है। आपको याद होगा कि जब एक जहाज को बचाने के लिए, एक जहाज के बंदों को बचाने के लिए अमेरिका ने ढेर सारे जहाज भेजे थे, तो मैंने कहा था कि यह एनरिच्ड यूरेनियम चुराने का खेल है। और बाद में ईरान ने भी यही बात कही, और अब इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि पूरी कोशिश उस समय यही की गई थी कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कैसे भी चुरा लिया जाए। वो भी फेल हो गया। तो आप ना एनरिच्ड यूरेनियम वहां से लाने की कोई प्लानिंग रखते हैं, और ना ही आपके एनर्जी सेक्रेटरी को पता है कि उस एनरिच्ड यूरेनियम का होगा क्या। लेकिन आप दावे लगातार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की हुक्म उदूली करना आपके बस की बात नहीं है। तो ये जो प्लानिंग कुछ है नहीं, बातें लगातार हैं, धमकियां हैं। कई सारे अखबारों ने कल छापा, खास तौर पर सीएनएन ने यह रिपोर्ट किया कि ट्रंप फिर से जंग की प्लानिंग कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि चाइना से लौटने के बाद वो जंग की प्लानिंग करेगा। और इन सब से हुआ क्या है? इन सब से अमेरिका में ऑयल मार्केट बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वोलाटाइल हो गया है। शेयर मार्केट लगातार ऊपर और नीचे जा रहा है, जिससे वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बुरा हाल है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कहा है कि सोना ना खरीदें, तेल ना खरीदें, कम से कम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करें, और ऐसी ही तमाम सारी बातें। और इस बीच में खबर आती है कि रशिया से जो एलएनजी आ रहा था, जो गैस आ रहा था, वो लेने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। तो इन सब की वजह से मार्केट बुरी तरह से वोलाटाइल हो गया है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और ऐसे में अपना पैसा बहुत सोच समझकर लगाने की जरूरत है। आपका पैसा है, बहुत सोच समझकर शेयर मार्केट में लगाइए। हालात लगातार ऊंचे और नीचे हो रहे हैं। आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर से मार्केट को हिला दिया, और जो लोग इन्वेस्टेड नहीं थे वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह गए। मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे काफी लोगों को अपनी फाइनेंशियल जर्नी में फायदा हुआ। इधर सेबी लाइसेंस एक्सपर्ट्स आपको ट्रेडिंग में गाइड करते हैं, और वो भी फ्री में। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ ₹99 की लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्जेज नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट, चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया, और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है,
है। मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और ₹1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशन फॉलो किए उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। पहले महीने में 57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में एवरेज 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इन रिकमेंडेशंस पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो फिर देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो शेयर मार्केट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं कि पैसा आपका है, बहुत सोच समझकर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की जो चाइना की यात्रा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए और डोनाल्ड ट्रंप के बोले को सुनिए। वो किसी डिप्लोमेट का बोला नहीं है, उसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज आती ही नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप को तो नहीं ही आती है। कई बार प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को नहीं आती है, वो डिप्लोमेट नहीं होते हैं। लेकिन ट्रंप के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं और खास तौर पर जो मागा मीडिया है, जो ट्रंप का सपोर्ट करने वाला मीडिया है, उसको भी डिप्लोमेसी की कोई भाषा नहीं आती। ना मार्क रूबियो को आती है, ना जेडी वांस को आती है, ना उसके आसपास बैठे किसी भी आदमी को डिप्लोमेसी की भाषा आती है। उनके दिमाग में यह बैठा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए बदतमीजी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन डिप्लोमेसी की लैंग्वेज उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को अपने दोस्तों को भी दुश्मन बनाने की आदत पड़ गई। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का जो रिश्ता है सब जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस संकट में, इस पूरे प्रॉब्लम में पाकिस्तान ने अमेरिका की कान और आंख की भूमिका निभाई है। वो रोल निभाया है जो एक मीडिएटर को निभाना चाहिए। लगातार ईरान से बात करना, सऊदी अरबिया से बात करना, यहां का मैसेज वहां पहुंचाना, वहां का मैसेज यहां पहुंचाना। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीस मेकर का रोल निभाया है। शायद अपने वजूद में आने के बाद पहली बार इतने इंपॉर्टेंट पीस मेकर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान। ऐसे में जरूरी यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करें। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतें रही हैं ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में। लेकिन आप देखिए, ईरान की भाषा देखिए, ईरान की लैंग्वेज देखिए। ईरान का जब भी कोई नेता पाकिस्तान के बारे में बोलता है तो उसे फ्रेंडली कंट्री कहता है, अलग से दोस्ताना मुल्क कहता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो मीडिएटर का रोल निभा रहा है। आप अगर डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो आपको लगातार ये दिखाना पड़ेगा और दिल से दिखाना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप ईरानी अखबार उठाकर देख लीजिए। मैं लगातार 4-5 ईरानी अखबार जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, प्रेस टीवी का है, तेहरान टाइम्स है, ये सारे कुछ लगातार देखता रहता हूं। आप उनको देख जाइए, तस्नीम न्यूज को देख जाइए। आपको पाकिस्तान के बारे में एक निगेटिव टिप्पणी नहीं मिलेगी इस पूरे दौर में। लेकिन अमेरिका में अब पाकिस्तान के ऊपर पर्ची फाड़ने का खेल शुरू हो चुका है। सीबीएस न्यूज में एक खबर छपती है और वो खबर इस तरह से छपती है जैसे पाकिस्तान इस मीडिएशन में ईरान की तरफ झुका हुआ है। सीबीएस न्यूज खबर यह देता है कि जब यह बातचीत शुरू हुई, जब मीडिएशन शुरू किया पाकिस्तान ने, तो उसने ईरान के बहुत सारे जहाज अपने यहां पार्क किए। मतलब क्या हुआ कि अगर ईरान के जहाज वहां पर होते, हमला होता, तो ईरान के जहाजों को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए ईरान के बहुत सारे जहाज पाकिस्तान ने अपने यहां पार्क कर लिए। यह खबर चलाई जा रही है सीबीएस न्यूज में और इसके पीछे उद्देश्य यह है, इसके पीछे इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को बदनाम करो इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस में और यह कहो कि मीडिएशन में वो अमेरिका के लिए वफादार नहीं है, ईरान के लिए वफादार है। और देखिए, इस्लामोफोबिया अमेरिका के अंदर एक हकीकत है। इस्लामोफोबिया की पीठ पर बैठकर ही ट्रंप राष्ट्रपति के पद तक पहली बार भी पहुंचे और दूसरी बार भी उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। नेतन्याहू का जितना असर है, नेतन्याहू लगातार चाहेगा कि इस्लामोफोबिया को सामने रखकर इस पूरी बातचीत को तोड़ा जाए। तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि यह प्लांटेड न्यूज लगाई गई कि पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं,
तो पाकिस्तान ईरान की ओर ज्यादा झुका हुआ है, उसकी वफादारी अमेरिका के लिए नहीं है। यह खबर अमेरिकी मीडिया में प्लांट की गई और सोशल मीडिया पर वायरल की गई। अब देखिए इसके पीछे क्या हो सकता है। पहला तो यह खबर झूठ हो सकती है, मैं नहीं जानता। यह खबर सच भी हो सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी में सारा कुछ सामने बोल नहीं दिया जाता है, बहुत कुछ पीछे होता है। यह भी हो सकता है कि डिप्लोमेसी का प्रोसेस शुरू होने के पहले, मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले ईरान ने गारंटी के तौर पर अपने जहाज वहां रखवाए हों कि हमारे जहाजों की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, अगर यह जिम्मेदारी आप ले रहे हो तो हम बातचीत में आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यह खदशा क्यों होगा ईरान को कि उसके जहाजों पर हमला हो सकता है। 2 बार बातचीत का प्रोसेस हुआ है, आपको याद है। 12 रोजा जंग के पहले भी बातचीत चल रही थी, और बातचीत के बीच में जेनेवा में बातचीत चल रही थी, और बातचीत के बीच में अटैक किया गया ईरान के ऊपर। दूसरी बार जब ओमान मीडिएटर था, तब भी बातचीत चल रही थी, जो ये वाली जंग शुरू हुई थी। और बातचीत के बीच में जब ट्रंप कह रहा था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, उसके बीच में ही ईरान के ऊपर फिर से अटैक किया गया। तो आखिर ईरान को यह शक क्यों ना हो कि इधर हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़े लापरवाह हो जाएं हम बातचीत के चलते, पाकिस्तान में जो बातचीत इस्लामाबाद में चल रही है, और इस बातचीत के बीच में ही हमारे जहाजों को निशाना बनाए इजराइल। इजराइल का रिकॉर्ड है, इजराइल ने कोई सीज फायर नहीं निभाया है। लेबनान के साथ सीज फायर था, वहां हमला हो रहा है। गजा में सीज फायर हुआ, वहां हमला हुआ है। आप 70 साल का इतिहास देख लीजिए, इजराइल ने कोई सीज फायर नहीं निभाया है। ऐसे में ईरान को यह शक होना लाजमी है कि सीज फायर की बातचीत के बीच में इजराइल हमारे ऊपर हमला कर ले, तो उसने पाकिस्तान से कहा होगा कि यह गारंटी लीजिए कि हमारे जहाजों पर हमला नहीं हुआ होगा, और पाकिस्तान ने कहा होगा कि इस गारंटी का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जहाजों को हमारे पास भेज दीजिए। जब वो पाकिस्तान में पार्क होंगे तो उनके ऊपर हमला हो ही नहीं पाएगा। यह हो सकता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको बड़ी खबर बनाया जाए, लेकिन बड़ी खबर बनाया गया। इसको क्यों? क्योंकि नेतन्याहू लगातार यह चाहता है कि किसी भी तरह से यह बातचीत टूट जाए। यह शक का बीज जो है वो डाला जाए अमेरिका वालों के दिमाग में कि पाकिस्तान बात कर रहा है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है, ताकि ट्रंप यह बातचीत तोड़ दे और दोबारा जंग शुरू हो जाए। इस खबर को मैं तो कम से कम ऐसे ही देखता हूं, बाकी मीडिया कैसे देखेगी वो जाने। एक दूसरी खबर आती है, और यह खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन बात होगी। खबर यह आई है कि ईरान के ऊपर जो छोटे मोटे अटैक लगातार हो रहे हैं, उनके पीछे यूएई का हाथ है। खबर यह कह रही है कि यूएई लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन हमलों को क्लेम नहीं कर रहा है। मतलब मिसाइलें छोड़ी, मिसाइलों का असर हुआ नहीं हुआ यह अलग बात है, लेकिन यह एक्सेप्ट नहीं किया, यह तस्लीम नहीं किया, यह स्वीकार नहीं किया कि हमने मिसाइलें छोड़ी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूएई लगातार ईरान पर हमला करने वालों में शामिल था, लगातार वो हमला कर रहा है। और कहा गया है कि अप्रैल में ईरान के लावान आइलैंड पर जो ऑयल रिफाइनरी है, उस पर जो निशाना लगाया गया था, जिसमें बड़ी आग लगी थी और काफी वक्त तक आग बुझाई नहीं जा सकी थी, वो हमला दरअसल ना इजराइल ने किया था, ना अमेरिका ने किया था, वो हमला यूएई ने किया था। और यह हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ था, जब ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, हमला उस समय हुआ, और जब हमला ईरान के ऊपर होगा तो ईरान को क्या लगेगा? ईरान को यही लगेगा कि यह हमला अमेरिका या इजराइल ने किया होगा, क्योंकि बेस तो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनको लगेगा कि दुबई का बेस इस्तेमाल करके अमेरिका या इजराइल ने हमला किया होगा। इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी यह हुआ कि सीज फायर के सारे प्रोसेस में खलल पड़ जाता। सारा जो प्रोसेस सीज फायर का चल रहा था वो रुक जाता। ईरान इसको धोखा मानता। ईरान ने पलट के हमले किए भी थे, नुकसान भी पहुंचाए थे, लेकिन संयोग से सीज फायर का प्रोसेस चलता रहा, सीज फायर का मामला बना और सीज फायर लागू हुआ। अब इसका एक और मानी समझिए आप। यूएई के जो लीडर्स हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे। आपको याद होगा, जब सीज फायर की बात चल रही थी तो यूएई के अंदर भी और यूएई के अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने तो बाकायदा आर्टिकल लिखा था,
जिसमें अमेरिका से यह अपील की गई थी कि ईरान पर अटैक बंद ना किया जाए, ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के बाद ही अटैक बंद किए जाएं। यूएई अकेला अरब मुल्क था जो लगातार यह बात कर रहा था। अब इस बात पर तो कोई पर्दा है नहीं कि यूएई और इजराइल के बीच में किस तरह का रिश्ता है। अब इस बात में कोई पर्दा नहीं है कि वो अकेला अरब मुल्क है जो पूरी तरह से अकेला, क्या आप दूसरा भी जोड़ सकते हैं, बहरीन को जोड़ सकते हैं, कि ये दो मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं और इजराइल कतई नहीं चाहता था कि सीज फायर हो। इसलिए एक तरफ लगातार यूएई के लीडर्स और ऐसे लीडर्स जो एमबीजेड के काफी करीबी माने जाते हैं, वो लगातार ट्विटर और दूसरी जगहों पर लिख रहे थे कि यह जंग ऐसे नहीं रुकनी चाहिए, ऐसे सीज फायर नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ यूएई अटैक कर रहा था ईरान पर ताकि ईरान को ऐसा लगे कि लड़ाई अभी चालू है, लड़ाई में अमेरिका और इजराइल उसको धोखा दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं उसके ऊपर और सीज फायर ना हो जाए। यह खबर जो आई है यह बेहद इंपॉर्टेंट खबर है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत डिटेल के साथ यह खबर छापी है कि यूएई ने पब्लिकली यह एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने यह हमले किए थे, लेकिन दरअसल हमले जो थे वो यूएई ने किए थे। यानी इजराइल और अमेरिका अरब मुल्कों से लगातार जो अपील कर रहे थे कि वो इस जंग में शामिल हों, वो किसी और मुल्क ने तो नहीं सुनी, लेकिन यूएई ने वो अपील सुनी। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो जंग चल रही थी, ईरान एक तरफ, अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ, उसको ऐसे कहा जाना चाहिए कि इस जंग में अमेरिका, इजराइल और यूएई एक तरफ थे और ईरान दूसरी तरफ था। और इससे ही ये बात समझ में आती है कि आखिर सबसे ज्यादा हमले ईरान ने यूएई के ऊपर क्यों किए। और यह भी बात समझ में आती है कि अरब मुल्कों के बीच यूएई अब खुलकर इजराइल के साथ आ गया है। ओपेक प्लस से तो वो बाहर गया ही है, अरब लीग से भी बाहर जाने की बात कर रहा है और ईरान के साथ जो उसकी दुश्मनी है अब वो लंबी चलने वाली है। और इसी चपेटे में पाकिस्तान भी आया है। आप जानते हैं पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांगा। पाकिस्तान के हजारों शियाओं को जो यहां काम कर रहे थे यूएई में, यूएई ने बाहर निकाल दिया और ना केवल बाहर निकाला बल्कि जिंदगी भर की उनकी जो कमाई थी उसको भी यूएई ने जब्त करके रख लिया। यानी जाहिर है पाकिस्तान को उसने मैसेज दिया है कि अब आप हमारे दोस्ताना मुल्क नहीं रहे, अब हमारे बीच में अदावत चलेगी। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान की नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अरब एरिया के अंदर अपने डिफेंस के लिए जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने तैयारी बहुत साफ शुरू कर दी है और उसका सबसे बड़ा मुजाहरा होता है जब टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ समझौते की पहल कर रहे हैं। और यह समझौता कभी भी हो सकता है। अब आप अगर नक्शा देखेंगे तो एक तरफ आपको दिखाई देगा टर्की, नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको इजिप्ट और एक तरफ दिखाई देगा आपको सऊदी अरबिया। ये तीन उस इलाके के सबसे बड़े मुल्क हैं। इनके बीच में समझौते का जो मानी है वो ये है कि इजराइल से जो खतरा फ्यूचर में हो सकता है इनमें से किसी को, उसके लिए तैयारी कर लेना। इस बीच में एक और बड़ी बेहद जरूरी खबर आई और वो खबर सऊदी के ही एक बड़े एक्सपर्ट ने दी है। उनका कहना यह है कि दरअसल इजराइल चाहता था लगातार कि सऊदी अरबिया ईरान के साथ सीधी जंग में शामिल हो जाए और इसीलिए सऊदी अरब के इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया। शुरू में भी यह खबर आई थी कि जिन इलाकों पर पहले कहा जा रहा था कि ईरान ने हमला किया है, वो हमला दरअसल इजराइल की तरफ से हुआ था या कहीं और से हुआ था। जब मैं कहीं और कह रहा हूं तो आप यह मान लीजिए कि यूएई भी उसमें शामिल हो सकता है। यानी जानबूझकर उकसाया गया सऊदी अरबिया को ताकि वो इस जंग में शामिल हो जाए और उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ईरान से उसकी परमानेंट दुश्मनी हो जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एमबीएस ने बजाय गरम माथा करने के, बहुत शांति से, बजाय पब्लिकली ज्यादा बकवास करने के, बहुत खामोशी से पर्दे के पीछे मामले को सॉल्व किया। ईरान और पाकिस्तान के साथ बातचीत की, ईरान के साथ एक समझौते के लेवल पर पहुंचे और इस लड़ाई से खुद को बाहर रखा। जो प्रोजेक्ट है इजराइल का, देखिए बहुत क्लियर है। अगर ईरान को खत्म करने में यह कामयाब हो जाते तो उसके बाद नंबर लगता टर्की का
और अगर टर्की में यह कामयाब हो जाते तो टर्की के साथ साथ ही नंबर लगता सऊदी अरबिया का, उसके एक इलाके को कब्जा करने की कोशिश करते अपने ग्रेटर इजराइल के लिए। अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया इजराइल के इस प्लान को समझ रहा है और इसीलिए उसकी चाल में फंसने की जगह वो अड़ोस पड़ोस की जो मुल्क हैं उनके साथ समझौता कर रहा है। केवल यूएई ऐसा है जिसके साथ सऊदी अरबिया का तकरीबन दुश्मनाना रिश्ता बन चुका है, जो बहुत लंबे समय तक उस इलाके की पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को दोनों को असर करेगा। तो जैसा मैंने कहा कि इस जंग ने पूरे इक्वेशंस को बदल दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर। चीजें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही हैं, नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जहां तक जंग का मामला है, देखिए मेरा अपना मानना है कि जंग एक और बार होगी क्योंकि सलूशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप जा रहे हैं चाइना ने एक 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया है जिस पर ईरान तैयार है। अब अगर वो 4 पॉइंट प्रोग्राम ट्रंप मान लेते हैं तब तो जंग रुक सकती है। और उस 4 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर एश्योर्ड हूं बिल्कुल कि इस 4 पॉइंट प्रोग्राम में 2 चीजें जरूर होंगी। पहला यह कि एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान का है वो भले रशिया में रखवा दिया जाए लेकिन वो अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। और दूसरा यह होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का एक लेवल तक कंट्रोल दिया जाएगा। इसके अलावा सैंक्शंस खत्म करने और ईरान का जो फ्रोजन एसेट है उसको खोलने की बात भी हो सकती है। बिना इन चीजों के ईरान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं होगा। ट्रंप लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ईरान किसी प्रेशर में आ नहीं रहा है, इसलिए चाइना वाली यात्रा बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही समझ में आएगा कि यह लड़ाई आगे जाएगी या कहीं समझौता होगा। और अगर यह लड़ाई आगे जाएगी तो इस बार यूएई उसमें डायरेक्टली शामिल होगा, जो सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और ये मिडिल ईस्ट के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी जैसे जैसे डिटेल्स होंगी हमेशा की तरह मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस।